हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका जो लास्ट वीडियो भेजी थी मैंने, उसमें अरस्तु ख़त्म हो गया था। अरस्तु जो दार्शनिक हैं उनके बारे में, उनके विचार जो थे, उनके जो सिद्धांत था, विरेचन का सिद्धांत, तो वो सारा मैंने आपको बता दिया था। और अभी आपका जो है नेक्स्ट फिलोसफर स्टार्ट हो गए हैं, वो है लोजाइनस। तो लोजाइनस के बारे में जो है सौंदर्य शास्त्री जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, तो इनके बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी ही इसमें दी है वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो जो अरस्तु की भेजी थी उसके बारे में रिमाइंड कराती हूँ कि क्या लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। तो जो अरस्तु का कथन था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एक अचरज में डालने वाला है कि सभी कला में सौंदर्य होता है पर सौंदर्य कला नहीं होती। तो ये ऐसा मैंने उनका एक कोटेशन, तो इनका अरस्तु का ऐसा कथन था कि सभी कला में सौंदर्य तो होता है पर उनका लक्ष्य नहीं होता है सौंदर्यता का। तो जैसे कोई भी आर्टिस्ट कुछ बनाता है तो बताया था आपको कि वो उसके लिए सौंदर्य होता ही है, भले ही दर्शक को वो इतना सुंदर ना भी लगे, तो उनका लक्ष्य नहीं होता सौंदर्य ही बनाना है, बस उनका बस लक्ष्य होता है कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको कलाकृति द्वारा दिखाना। तो यही इनका कथन है अरस्तु का कि सभी कला में सौंदर्य होता है पर सौंदर्य कला का लक्ष्य नहीं होता है। मूल रूप से कला वास्तविकता का अनुकरण है, यह एक स्वतंत्र स्वयंभू कला है। तो जो कलाएं होती हैं वो क्या है, वास्तविकता का अनुकरण होती हैं और ये स्वतंत्र होती हैं। कला दैविक उन्माद भी नहीं है, यह एक सुनिश्चित चेतन क्रिया है, यह महानता व सार्वभौमिकता पाती है। अब देखिए, जो यह एक सुनिश्चित चेतन क्रिया है, क्या कला, कला को इन्होंने देवी उन्माद माना है। उन्माद मतलब आवेश होता है ना, फ्रेंजी कहा जा सकता है इसको। तो कला जो है वो क्या है, दैविक उन्माद बताया है अरस्तु ने। और यह एक सुनिश्चित चेतन क्रिया है, यह महानता व सार्वभौमिकता पाती है। अब देखिए, ये जो है एक ऐसी क्रिया है, कला जो एक है ऐसी क्रिया है जिससे आपको क्या प्राप्त होता है, महानता प्राप्त होती है और सार्वभौमिकता प्राप्त होती है। मतलब किसी भी कला चित्रण को आप करके जो है चेतन क्रिया उसमें आप करते हो, तो वो उससे आपके जो तारीफ़ें मिलती हैं, तो उससे क्या होता है, महानता की प्राप्ति होती है ना। तो आप जो अपनी अनुभूति दिखाते हो पेपर के द्वारा, तो उससे क्या प्राप्त होती है, सार्वभौमिकता प्राप्त होती है। तो यही कह रहे हैं कि कला जो है वो एक सुनिश्चित क्रिया है और ये महानता और सार्वभौमिकता पाती है। अरस्तु का सौंदर्य सिद्धांत विश्लेषणात्मक तत्व मीमांसा पर आधारित है। तो ये आपको स्टार्टिंग पे भी बता दिया था कि जो अरस्तु का ग्रंथ है तत्व मीमांसा, तो इनके जो सौंदर्य संबंधी विचार हैं वो वहीं पे मिले हुए हैं। कहाँ पे, मेटाफिजिक्स में मिले हुए हैं। तो उसमें विश्लेषणात्मक मतलब एनालाइज किया हुआ है सौंदर्य के जो सिद्धांत हैं उनको, तो उसी पे ही आधारित है। किस पे, तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स पे आधारित है। कला और सौंदर्य पर प्लेटो और अरस्तु के विचार बताए थे, या दोनों में भेद बताए थे मैंने। तो प्लेटो जो है वो परम सुंदर को स्वीकार करते हैं, जो सौंदर्य का प्राथमिक स्रोत होता है। अरस्तु किसी प्राथमिक स्रोत को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो है इसमें जो है अनुकरण को माना था प्लेटो ने, उन्होंने उसको परम माना था सुंदरता को, और इन्होंने अरस्तु ने जो है उसको जो है प्राथमिक नहीं माना है। जैसे कि अरस्तु ने बताया था कि अपने फीलिंग को दिखाया जाता है कलाओं के द्वारा, जरूरी नहीं कि किसी चीज़ की अनुकृति ही किया जा सके। तो ये कह रहे हैं कि किसी प्राथमिक सौंदर्य को इन्होंने इस स्रोत नहीं स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम सब परस्पर मिले हुए हैं, किंतु अरस्तु शिवम और सुंदरम, सत्य और सुंदरम को संबंधित नहीं मानते हैं। तो प्लेटो का आपको बताया था कि इनका आदर्शवाद है जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बताया हुआ इन्होंने, तो ये आपस में मिले हुए हैं, प्लेटो ने कहा था। लेकिन अरस्तु ने ये विचार स्वीकार नहीं किए हुए हैं, क्योंकि शिवम और सुंदरम और सत्यम और सुंदरम को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। क्यों, क्योंकि अरस्तु के अनुसार सौंदर्य आकार में होता है। बताया था आपको कि अरस्तु जो है वो सुंदरता किस में देखते हैं, आकार में देखते हैं, शेप्स में देखते हैं। तो ये मानते हैं कि शिव गति में है, इसलिए उनको मिलाना उचित नहीं है। तो जैसे शिव को उन्होंने, प्लेटो ने बताया था क्या, कल्याणकारी हैं, तो इन्होंने शिव को क्या बताया है, शिव में गति होती है, इसीलिए उनको मिलाना, गति और सुंदरता को मिलाना एक साथ संभव नहीं है।
प्लेटो सौंदर्य को उपयोगिता से संबंधित मानते हैं, पर अरस्तु सौंदर्य को उपयोगिता, अच्छाई और सत्य से भिन्न मानते हैं। अब देखिए प्लेटो ने क्या माना था, जो चीज़ें उपयोग में हैं जैसे बढ़ई की चीज़ें, वो चीज़ें सुंदर थी, लेकिन अरस्तु ने उस सौंदर्यता में उपयोगिता नहीं देखी है। जैसे कोई भी आपके यहाँ मान लो आपके यहाँ पे कोई भी शो पीस रखा है ना, तो वो बस देखने के लिए ही रखा है, तो वो सुंदर लग रहा है पर और किसी उपयोग में तो नहीं आता है आपके, वो कि घर में उसमें पानी भर के पी लिया या किसी काम, तो वो बस देखने की तो काम आता है शो पीस, तो उसमें उपयोगिता नहीं होती। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि वो देखने में तो सुंदर लग रहा है ना, उपयोगी नहीं है तो क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं कि अरस्तु जो है सौंदर्यता में उपयोगिता भी नहीं मानते हैं, अच्छाई और सत्य भी नहीं मानते हैं, बल्कि प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम के अंदर यही बताया है कि जो सत्य है वो सुंदर है, तो अरस्तु उसको स्वीकार नहीं करते हैं। प्लेटो ने नकलची प्रकृति की निंदा की, जबकि अरस्तु कला को नकल को मूल मनुष्य की मूल प्रवृत्ति और पवित्र कर्तव्य मानते हैं, अनुकरण बुरा नहीं है। तो प्लेटो ने क्या कहा था, कलाकार की निंदा की थी, कलाकार को तृतीय श्रेणी में रखा था। क्या कहा था कि ये क्या है, नकलची है और प्राकृतिक की नकल करता है, या भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ों को या बढ़ई द्वारा बनाई गई, शिल्पकार द्वारा बनाई गई चीज़ों को नकल करता है। कौन, कलाकार, चित्रकार। और जबकि अरस्तु क्या कहते हैं, वो नकल नहीं करता है, बल्कि मनुष्य के जो मस्तिष्क में चलता है वो चीज़ें, जो मूल प्रवृत्ति होती है वो चीज़ें बनाता है, वो उनका पवित्र कर्तव्य है बनाने का, है ना। तो अनुकरण बुरा नहीं है, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। प्लेटो कला को दैवी उन्माद मानते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, कलाकार को दैवी उन्माद मानते हैं। और अरस्तु के अनुसार कला जो है वो, बताती हूँ आपको, वो उन्माद नहीं है और सुनियोजित क्रिया है। तो उन्माद, सिर्फ उन्माद नहीं है अरस्तु के अनुसार, वो एक सुनिश्चित क्रिया भी मानते हैं सौंदर्यता को या कलाकार को। प्लेटो का दृष्टिकोण समन्वयवादी संश्लेषण का मत था, अरस्तु का दृष्टिकोण तथा बुद्धिवादी विश्लेषण का मत था। जैसे इनका प्लेटो का क्या था, दृष्टिकोण जो था वो समन्वयवादी और संश्लेषणात्मक था, लेकिन अरस्तु का दृष्टिकोण बुद्धिवादी था। कैसे, क्योंकि अरस्तु को वैज्ञानिक भी माना जाता है, तो इन्होंने बुद्धि के द्वारा चीज़ों को समझी, फिर उनको एनालाइज किया। और प्लेटो ने जो है सब चीज़ों को देखी कि कलाकार कैसे नकल करता है, तो उसके आधार पर इन्होंने संश्लेषण किया, तो इसीलिए उसको जो है समन्वयवादी संश्लेषणात्मक का मत माना है और अरस्तु को बुद्धिवादी विश्लेषणात्मक का। संक्षेप में कहा जाए तो प्लेटो और अरस्तु के विचार के दो छोर हैं, जो आत्मवाद और बुद्धिवाद पर निर्धारित हैं। तो प्लेटो जो है वो आदर्शवादी पक्ष को मानते हैं और अरस्तु जो है वो यथार्थवादी पक्ष को मानते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपका प्लेटो और अरस्तु समझा दिया था लास्ट वीडियो में। अब 2000 सालों तक पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में इन दोनों के समान कोई भी विचारक नहीं पैदा हुआ, ऐसा ये लोग मानते हैं। अब लोजाइनस देखते हैं। लोजाइनस जो है आपके वो नेक्स्ट, आपका अरस्तु था, फिर प्लेटो था, फिर अरस्तु था, अब आपका लोजाइनस है। तो लोजाइनस के बारे में देखते हैं। प्रवाह पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम लोजाइनस का है। इनका यूनानी नाम जो है वो लॉगिनस है। तो जो तीसरे आपको बताया मैंने कि प्लेटो और अरस्तु के बाद कौन है, लोजाइनस, या उनका यूनानी नाम लॉगिनस भी कह सकते हैं आप, तो लॉगिनस हैं। तो लोजाइनस का ग्रंथ जो था वो क्या था, पेरीइपुसुस था। तो पेरीइपुसुस का अर्थ है उद्दांत के विषय में, तो उद्दांत के विषय में इसका अर्थ है, ये जो है यूनानी लैंग्वेज में है ये, और अभी इसका अंग्रेजी में भी आपको भी मतलब बताती हूँ कि क्या है उदांत के विषय में या फिर पेरीइपुसुस। तो अंग्रेजी में इसका अर्थ है सब लाइम या फिर ऑन द सबलाइम। तो ये इसका अनुवाद किया गया है किसका, उदांत का, या फिर पेरीइपुसुस का अर्थ है सब लाइम। तो लोजाइनस ने जो सिद्धांत दिया था उसको सबलाइम कहा जाता है, या फिर जो है उदांत का सिद्धांत या औदित्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। लोजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदांत को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। तो जो लोजाइनस का सिद्धांत है, उदांत का या औदांत का जो सिद्धांत है उनका, तो वो किस विषय में मानते हैं, काव्य को और श्रेष्ठ बनाने के विषय में मानते हैं, तभी इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये जो है वो क्या है, वो कवियों को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना गया है, क्या, उदांत जो है वो। अब आगे देखते हैं कि लोजाइनस का और क्या चीज़ें थी। लोजाइनस
प्लेटो के अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व माना। इसका पल्लवन अरस्तु ने अपनी दृष्टि से किया और विरेचन को साहित्य का उद्देश्य स्वीकार किया। इसी प्रकार लोजाइनस का उदांत सिद्धांत है। अब देखिए प्लेटो ने क्या किया था, अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व माना था। आप जानते हैं इमिटेशन का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो है, वो अनुकरण का सिद्धांत जो है वो प्लेटो का है। बहुत बार आपको बता चुकी हूँ मैं। और प्लेटो में तो अनुकरण ही है पूरा। तो जो प्लेटो का है वो अनुकरण का सिद्धांत है, ये जो साहित्य का मूल तत्व माना जाता है। और फिर इसका पल्लवन किसने किया था, अरस्तु ने किया था अपनी दृष्टि से। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से बताया था कि अनुकरण किस प्रकार श्रेष्ठ है ना। तो इसका पल्लवन प्लेटो के बाद अरस्तु ने किया था और उन्होंने विरेचन का सिद्धांत निकाला था। तो विरेचन मतलब बताया था आपको, कैथारसिस मतलब शुद्धिकरण करना। तो वो इन्होंने साहित्य का उद्देश्य कैथारसिस को स्वीकार किया था, विरेचन के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया था। तो आपका अरस्तु का जो है वो विरेचन का सिद्धांत हो गया, प्लेटो का इमिटेशन या फिर अनुकरण का सिद्धांत हो गया। और इसी प्रकार लोजाइनस ने भी सिद्धांत दिया, उसको उदांत का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोई भी कलाकृति या काव्यकृति बिना उदांत तत्व के श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या माना अपने सिद्धांत के द्वारा, कि वही चीज़ें या वही कलाकृति या वही काव्यकृति श्रेष्ठ है जिसमें उदांत तत्व हो, और यही जब उदांत होगा उसमें तो श्रेष्ठ ये उसको मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले जो तत्व हैं उनको उदांत कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि श्रेष्ठता जब तक उसमें नहीं होगी, फिनिशिंग जब चीज़ों में नहीं होगी, तो उसमें कोई भी उदांत नहीं होगा। उदांत मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को फिनिश्ड रूप में करना, है ना। तो इन्होंने सिद्धांतों में इसी चीज़ को स्वीकार किया है। और उदांत के बिना श्रेष्ठ रचना या काव्यकृति या कलाकृति नहीं हो सकती। श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूतियाँ रहती हैं। रचनाकार का यह अनुभूति तत्व तो अपनी महानता, उदानता, भव्यता या गरिमा के कारण रचना को महान बनाता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ें या सिद्धांत के द्वारा, किस सिद्धांत के द्वारा, उदांत, तो श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन हो और अनुभूतियाँ हों। तो जो चीज़ें आप या फिर कोई काव्य रचयिता हो या फिर कोई भी संगीत बनाता हो या फिर कोई कलाकृति बनाता हो, तो जिसमें अनुभूतियाँ नहीं होगी, अगर उन चीज़ों को वो नहीं समझेगा, उनको कैसे उनको फील नहीं करेगा चीज़ों को, और उनके ऊपर गहन चिंतन मतलब डीप स्टडी नहीं करेगा उनको लेके, तो वो श्रेष्ठ रचना हो ही नहीं सकती, है ना। अगर किसी चीज़ के बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो तो उसके ऊपर कैसे पुष्टि कर सकते हो, कैसे उसके ऊपर आप जो है थीसिस लिख सकते हो, है ना। तो रचनाकार का यही अनुभूति है जो तत्व अपनी महानता, उदारता, भव्यता या गरिमा के कारण रचना को महान बनाती हैं। तो यही अनुभूति है। जैसे भी कोई आप कलाकृति करते हो किसी भी चीज़ को लेके, नेचर को लेके, तो आप नेचर की स्टडी के लिए उसको फील करोगे ना, आपकी नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, नेचर में हमें शांति मिलती है। तो जब तक आप उसको फील करके नहीं बनाओगे तब तक आपकी कलाकृति जो है वो कृत्रिम लगेगी, है ना। तो यही कह रहे हैं कि जब तक अनुभूति नहीं होगी उसमें किसी भी चीज़ में, तो वो तत्व सही नहीं होगा, वो रचना सही नहीं होगी। तो यही चीज़ें जो हैं वो तत्व की महानता, उदारता, भव्यता या गरिमा को बढ़ाती हैं, रचना को महान बनाती हैं एक रचयिता द्वारा। अब आगे देखते हैं, रचना या कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्ति पाती है, किंतु उदांत रचना का लेखक अपनी रचना में शिल्प के सौंदर्य की अधिक चिंता न करके उसमें निहित अनुभूति को ही सबल बनाने का प्रयत्न करता है। सेम वही चीज़ है, रचना या कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्ति पाती है, मतलब जो भी रचना या कोई भी कृति करेगा कोई भी कलाकार या शिल्पकार, तो उसमें क्या होता है, शिल्प के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जो उदांत रचना का लेखक है वो अपनी रचना में शिल्प के सौंदर्य की अधिक चिंता ना करके बल्कि उसकी अनुभूति जो उसको अनुभव करेगा, फील करेगा, वो उसमें निहित होती है, वो उसकी ही सबल बनाने का प्रयत्न
कहा जाता है या सबल बनाने का प्रयत्न करता है। किसके द्वारा? अनुभूतियों के द्वारा। जब तक उसकी अनुभूति निहित नहीं होगी तो वो रचना श्रेष्ठ नहीं होगी। अब आगे देखते हैं लोजाइनस का। तो लोजाइनस ने उदांत की परिभाषा और उसका सामान्य परिचय जिस रूप में दिया है उससे प्रतीत होता है कि उस समय में यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया था कि उन्होंने इसका विस्तृत परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। तो लोजाइनस का जो उदांत का सिद्धांत बता रहे हैं, तो कह रहे हैं ये उस टाइम पे बहुत ही प्रचलित था, तो इसका इन्होंने कोई विस्तृत परिचय देने का उद्देश्य नहीं समझा है, आवश्यकता नहीं समझी है, क्योंकि ये खुद में ही बहुत ही श्रेष्ठ था उदांत। तो फिर भी उदांत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था सबमिलिटी इज अ कर्टेन डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस इज इन एक्सप्रेशन। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदांत है। अब देखिए, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम, तो जो चीज़ें आप एक्सप्रेस करते हो, जो आपकी अभिव्यक्ति होती है, उसी की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम। जो भी चीज़ें आप बनाते हो, प्रेजेंट करते हो, वो जितनी श्रेष्ठ होगी तो उसी का नाम उदांत है। श्रेष्ठता का और विशिष्टता का जो आप रचना करते हो, जो आप अभिव्यक्ति करती हो, उसी का नाम ही क्या है? उदांत है। तो इसी को लक्ष्य करके हिंदी आलोचकों ने यह स्वीकार किया। उदांत के स्वरूप के अंतर्गत लोजाइनस में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों को सामने रखा। इसी से उन्होंने एक और उदांत के आंतरिक तत्वों का उल्लेख किया और दूसरी ओर उसके बाह्य पक्ष की विवेचना की है। तो देखिए, लोजाइनस ने उदांत के अनुसार ही दो दृष्टियों को सामने रखा। एक तो मनोवैज्ञानिक है, दूसरा व्यवहारिक है। मतलब जब किसी से आप कुछ बातचीत करेंगे या व्यवहार में उसको लाएंगे थोड़े टाइम, तब पता चलेगा कि ये कैसी चीज़ है या कैसा व्यक्ति है। और दूसरी है मनोवैज्ञानिक की, जैसे आपने एकदम उससे बात की और उसकी चीज़ों को पता लगा लिया है ना, कि क्या साइकोलॉजी है इसके दिमाग की। तो इन्होंने व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों को सामने रखा है। इसी से उन्होंने एक और उदांत के आंतरिक तत्वों का उल्लेख किया है और दूसरी ओर बाह्य पक्ष की विवेचना भी की है। तो क्या हुआ इससे? आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक तो आपका जो है वो बाहरी हो गया और मनोवैज्ञानिक वो आंतरिक हो गया। तो इन्हीं दोनों पक्षों को उन्होंने आंतरिक और बाह्य पक्ष की विवेचना उदांत के द्वारा की हुई है। तो आपका ये लोजाइनस का यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि लोजाइनस के बारे में मैंने आपको बताया कि सौंदर्य संबंधी विचार जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बल्कि ये एक श्रेष्ठ दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं। तो लोजाइनस के बाद आपका जो है प्लेटिनस स्टार्ट होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लेटिनस के बारे में क्या है। प्लेटिनस भी आपका बहुत ही श्रेष्ठ दार्शनिक हैं, बहुत ही महान दार्शनिक हैं, जैसे आपके प्लेटो, अरस्तु और लोजाइनस थे वैसे ही। तो आपको लोजाइनस के बारे में अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो, कोई वर्ड या फिर कोई इसमें पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर हम जूम मीटिंग पे तो डिस्कस करते ही हैं सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें हैं पॉइंट में और कौन कौन से वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपका लोजाइनस ख़त्म होता है। थैंक यू।